बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2020 गमों का साल था। कोरोना ने हमसे बहुत से प्यारों से बिछड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस साल कुछ ऐसे फैसले भी हुए, कुछ ऐसे काम भी हुए कि जो रहती दुनिया तक याद रहेंगे। ऐसा ही एक काम एक NGO की सूरत में हुआ कि जिसने फैसला किया कि उन लोगों के लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त किया जाएगा, खाने का बंदोबस्त किया जाएगा जो सड़क किनारे मौजूद हैं, जिनके पास कोरोना के लॉकडाउन की वजह से खाने को कुछ नहीं है। सफ़ेद पोश दस्तरखान बना। इकबाल शाह साहब उसके रूह रवां थे, उनसे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। उनके साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ और भी मौजूद हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं ये सफ़ेद पोश दस्तरखान का ही एक तसलसल है, और ये एक ऐसा ओल्ड एज हाउस है कि जिसके अंदर 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं। क्यों दी हैं, किस लिए दी हैं, किस सोच के तहत दी हैं, ज़रा चलेंगे आज ईद के मौके के ऊपर अपनी खुशियों के अंदर इन तमाम लोगों को भी शामिल करेंगे कि जिनके लिए ये घर अब बनाया गया है। ज़रा चलते हैं, देखते हैं हो क्या रहा है। आइए भाई, इकबाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सफ़ेद पोश के रूह रवां हैं। शाह साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अयाज खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। बस तारुफ कराएं, कोई तारुफ कराएं आपका? नहीं कराएं? नहीं, मैं खाली जानते हैं लोग कि मुझे भी इधर ही आना है सफ़ेद पोश में, क्योंकि ये रहम करे या भाभी घर से निकालने के चक्कर में क्या? भाभी घर से नहीं निकालेंगी। सफ़ेद पोशी एक अच्छा नाम भी है और एक अच्छी जगह है। इसको देख के और इसके सराउंडिंग जो मैंने देखा है तो मुझे एहसास होता है कि हमारे मुल्क में इकबाल साहब ने जो चीज़ एक सोची है ना, वो ये अभी राज नहीं खोलना इकबाल साहब ने क्या खोल लिया। मैं शादी की बात थोड़ी कर रहा हूँ कि वो सोची है। मतलब है कि सफ़ेद पोश जो घर बन रहा है, यकीनन जिस तरह का खूबसूरत ये है, इस पर हम बात करेंगे, बल्कि पहले हम इसको देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या दिख रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा है कि हमें लग रहा है कि हम दुनिया के पता नहीं कौन से मुल्क में हैं। जिब्रान साहब आप कैसे हैं जी? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, आप जब सफ़ेद पोश की दावत दी थी आपको शाह साहब ने, और यहाँ आने के बाद जो शाह साहब आपको रास्ते में बात कहते आए थे वो आपको हकीकत में बदली भी दिखाई दी है? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से 1000 टाइम्स बड़ा मैग्निफिसेंट और ज़्यादा है। मैं इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। आई हैव नॉट सीन ओल्ड होम ऑफ दिस कैलिबर इन पाकिस्तान। मैं ना अभी आपके पास तफसील से आता हूँ, एक जो है वो अपने दोस्त के पास तफसील से आता हूँ। ज़रा शाह साहब जगह दें। ये वेलकम टू सफ़ेद पोश घर। मैंने जिस तरह से बताया कि ये सफ़ेद पोश दस्तरखान से निकला था और फिर ये घर बन गया। और मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ, हालांकि मैं शाह साहब के साथ 4-5-6 साल से इस कॉज के अंदर साथ हूँ। यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके से एक चीज़ को मैनेज किया गया है, अगर आप ये देखें कि बेसमेंट इसके अंदर मौजूद है, उस बेसमेंट में जिम है, किड्स प्ले एरिया है, ग्रॉसरी स्टोर है। स्टोर कैसे चलेगा ये भी शाह साहब से पूछेंगे। टॉयलेटरीज़ है, स्मॉल कार्टिंग है, स्विमिंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन और बाकी चीज़ें होंगी। इंडोर गेम फॉर एडल्ट्स होंगे। और ग्राउंड फ्लोर में अगर आप इसके आ जाएँ तो रिसेप्शन है, एडमिन ऑफिस है, क्लिनिक है, मीट एंड ग्रीट एरिया है, कैफेटेरिया है। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप चले जाएँ तो लेडीज़ रूम प्लस टीवी लाउंज है, और सेकंड फ्लोर पे लेडीज़ रूम प्लस टीवी लाउंज है। थर्ड फ्लोर पे फैमिली रूम्स एंड टीवी लाउंज है, और फोर्थ फ्लोर के ऊपर जेंट्स रूम प्लस टीवी लाउंज है। 5th फ्लोर भी है इसका, और वहाँ पर जो है वो जेंट्स रूम टीवी लाउंज है। और 6th फ्लोर के ऊपर स्टाफ रूम्स, सलून और रूफ गार्डन। यानी कि अगर आप एक लम्हे को इसको देखें तो ऐसा लगता है कि आप किसी रिजॉर्ट के अंदर आ चुके हैं। एक ऐसा रिजॉर्ट के जहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ें फ़ी सबील्लाह होंगी और सफ़ेद पोशी के भरम को कायम रखते हुए होंगी। इस नाम के ऊपर कई लोगों ने सवाल किया कि सफ़ेद पोश क्या है, ये कफन पोश तो नहीं है? तो सफ़ेद पोश के ऊपर जो है वो मैं वाज़े करूँ कि जब सफ़ेद पोशी के भरम की बात आती है ना, तो हमने सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनके पास खाने को रोटी नहीं होती, लेकिन वो अपनी सफ़ेद पोशी के भरम को कायम रखने के लिए किसी से मांग नहीं सकते। तो हमने 2020 का, जिसका मैंने आपको तज़किरा किया कि उन्हीं सफ़ेद पोशों के लिए एक दस्तरखान तरतीब दिया था इकबाल शाह साहब की क़यादत के अंदर। और उस दस्तरखान में वो तमाम चीज़ें जो आप घर पे खा सकते थे या घर पे मिलती थी, उसी तरीके से पैकेट में बनाकर दी गई थी। शाह साहब आप इधर तशरीफ़ लाइए ना, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, फिर अयाज भाई की तरफ जाऊँ। ये अभी तक सिर्फ इंट्रो हो रहा था शाह साहब। अच्छा, ये अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। तो शाह जी, मुझे बड़ी खुशी है कि जो ख्वाब आपने देखा था, हम सब ने मिलकर नहीं देखा, ख्वाब आपने था, एग्जीक्यूशन में हम लोग साथ थे। उसमें देखे जो सच है वो बात कहनी चाहिए। हमने ख्वाब नहीं देखा था। मैं देखा कि अल्लामा इकबाल ने जिस तरह ख्वाब देखा था, तो फिर अल्लामा इकबाल के ख्वाब का नतीजा पाकिस्तान की सूरत में कायज़ हमने बनाया। तो मुझे खुशी है कि जो भी आपने काम किया उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा नाम भी आता था। तो शाह जी कैसा फील करते हैं इस घर को जब देखते हैं? क्या सोचा था, क्या बना है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पहले तो फवाद भाई ये आप थे नहीं हैं, ठीक है ना, जिब्रान भाई है, अयाज भाई है, रहीम शाह है, हम पूरी एक टीम साथ चली सारी। जिस तरह ये बना है, मैं अभी शोरूम में भी ऑफिस में आपको बताता कि कुरान में मुझे एक लफ्ज़ है कुन फयकुन, हो जा हो गया। मुझे यही लगता है क्योंकि ये इंसानों वाला काम, मुझे जो जिन्नात का ही काम लग रहा है, इंसान वाला काम जो चीज़ बन गई है। और मैं गारंटेड बोलता हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट, और कोई भी खड़ा हो गया, पाकिस्तान तो छोड़े दुनिया में इस तरह के कोई बिल्डिंग मुझे दिखा दें आप। लोगों ने कहा कि गरीब लोगों को इतना हाई फाई क्यों दे रहे हो, तो अपना वही एक फार्मूला मुझे अयाज भाई कहते हैं, तुम्हारा रिपीटेड वो है सारे डायलॉग। मैंने कहा डायलॉग नहीं होते, बना हुई चीज़ है कि वहाँ रखना है। अयाज भाई की बातें, अयाज भाई आप भी इधर आ जाए, जिब्रान भाई आप भी आ जाए। मैं कहता हूँ फ्रेम भी थोड़ा सा आप ऐसा करें कि हमारे सारे दोस्त आएँ, लेकिन ये अयाज भाई की बातें इतनी दिल पे क्यों ले लेते हैं? मेरे को कहते हैं कि आपने सारी वो, मैंने कहा बातें दिल से होती हैं, जैसे दिल पे नहीं ली जाती, दिल से होती है। एक बात है, दिल पे भी लेते हैं और फिर दिल में रखते भी, साथ भी रखते हैं मुझे। ये मेरे, इसका मतलब है शुगर कोटेड बातें होती हैं, लेकिन हम सबका चूंकि शुगर कोटेड का मतलब ये है कि अंदर से सड़ियल होती हैं। नहीं, ये मुझे नहीं पता आपके यहाँ की कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारे यहाँ तो चीज़ें जो अंदर से होती हैं ये सिर्फ कड़वे की वजह से होता है। और देखिए, कड़वा जो बोलता है वो सच होता है, तो ये कड़वा अगर बोलते भी हैं कुछ, तो उसमें एक सच्चाई होती है। और सच्चाई जो है वो यही है कि हम सबका जो बेसिक मकसद है, हमको भी अल्लाह के पास जाना है, और ये एक ऐसा काम शुरू किया है कि जिसमें लोगों के लिए हम एक रास्ता बन रहे हैं। अच्छा, आपको पता है शाह साहब को एतराज किया था कि आप उनको बात नहीं पूरी करने देते, अब आपने बात आज फिर नहीं पूरी करने दी। जिब्रान भाई मेरी बात सुने, जब आप रास्ते में आ रहे थे, हम चारों थे गाड़ी के अंदर, तो टीम पहले आ चुकी थी। इधर आते हुए रास्ते में आप देख रहे थे कि जैसे ही अयाज भाई गाड़ी में बैठे थे तो शाह साहब एकदम चार्ज हो गए थे। तो आपने कैसा फील किया, वो जो एक नोक झोंक चल रही थी? देखिए, मुझे इन दोनों की माशाल्लाह दोस्ती और साथ देख के मुझे एक बिल्कुल क्लासिकल एक हस्बैंड वाइफ की जो नोक झोंक होती है वो याद आ गई, जिसमें कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है, वो चलती रहती है, चलती रहती है। पेशावर से रुखसत करके लाया था। नहीं फील हुआ। अयाज भाई किसी की बात सुनेंगे नहीं, आप बोलते जाइएगा, अयाज भाई की बात पे रुकिएगा नहीं। देखिए, जैसे अभी इन्होंने किया, ऐसे इनके भी, या अयाज भाई तो फिर मेरा ख्याल कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन जब इनका आपस में चलता है तो अगर आप इनको बोलने दें और थोड़ी देर इनको ना चेक करें, ये एक दूसरे के दस्ते गिरबां हो जाएंगे, मारने को दौड़ पड़ेंगे एक दूसरे को। एक बात सिर्फ मैं करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सबका जो एक बेसिक मकसद है, और हमने जो लाइट मूड है, देखिए जो लाइट मूड वाली बात है वो इसलिए कि आजकल आप कोई भी बात है उसको अगर थोड़ा सा ऐसे कहें कि दूसरा थोड़ा सा मुस्कुरा भी ले और उस तक बात पहुंच भी जाए और कंफर्टेबली वो उसको अंडरस्टैंड भी कर जाए। लाइट मूड का मकसद ये बना, अगर सीरियसली हम बात करें तो फिर वो ऐसा है कि मैं ये ऐसे करें ना जो इनके लहजे में करते हैं आप बात। यार ये कभी कभी ऐसे मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे कि 10 मिनट के बाद जब मैं यहीं लेटा हूँ। एक बार ये आप बड़े शौक से आना चाहते थे सफ़ेद पोश घर में। ये इकबाल शाह साहब यहाँ के एडमिन हो गए, इन्होंने अपना कमरा भी दिखाया कि मैं यहाँ बैठूंगा, अपने शोरूम को छोड़ दूंगा, सारा कारोबार दाएं मैं कर लूँगा। तो अयाज भाई आप रह पाएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं रह पाऊंगा, और ज़रूरी नहीं है कितने दिन में रह पाऊँ, लेकिन सिर्फ फैसिलिटीज जहाँ ज़्यादा मिलती है ना। आपके लिए एक जेल भी बनाई है इन्होंने यहाँ। ये आपने सही किया, और जेल कभी तनहा नहीं रहता कैदी, उसके साथ उसके बंदे चाहिए होते हैं 4, और देखें हम 4 ही नहीं इत्तेफाक से। नहीं, मैं तो आपको आपकी कवरेज करने आया। शाह साहब थोड़ा सा हम इसको ना ज़रा सीरियसली मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बता दें, इस घर तक कैसे पहुंच गए आप, ये प्लॉट कैसे मिल गया? हमने तो चंद लोगों को खाना खिलाने के भी नाज़रीन मैं आपको ज़रा बता दूं कि शाह साहब खाना पहले भी खिला रहे थे। शाह साहब शोरूम के बाहर एक जो पुलिस चौकी है वहाँ पे खाना पहले भी खिला रहे थे, सफ़ेद पोश दस्तरखान से पहले भी खिला रहे थे, लेकिन सफ़ेद पोश के नतीजे में उस एफर्ट को कोऑर्डिनेटेड कर दिया गया, एक एनजीओ प्रॉपर बन गई, उस एनजीओ को रजिस्टर कराया गया। उसमें शाह साहब ने हमें भी कहा कि आप भी आ जाएं, बड़ा लंबा काम चलता रहा, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है, कभी एनजीओ बन रही है, कभी चेक बुक आ रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इंडस मोटर्स है उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, बैंक अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक के अंदर भी रसीद हमें जो मिली नजर आई। मतलब एक जो पौधा लगाया हुआ था वो देखते देखते जो है वो तनावर दरख्त बन गया। लगता है उसमें भी हाइब्रिड सीड को इस्तेमाल हुआ था। शाह जी थोड़ा सा मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आ जाए सीरियस नोट पे, क्योंकि जहाँ अयाज भाई हो वहाँ सीरियस बात होती नहीं है, लेकिन इनको 1 मिनट म्यूट कर दें अगर, तो ये जो आइडिया था 2020 की बात है, सड़क से शुरू हुआ था, आज एक बिल्डिंग की सूरत में है, क्या क्या मुश्किलात आई, किन किन ने सपोर्ट किया, थोड़ा सा उन लोगों का तज़किरा ज़रूर हो जाए।
मैं शुरू में आपने जैसे बताया ना कि हमने सफ़ेद पोश दस्तरखान खोला था, वो चल पड़ा, तो बीच में आपने खुद सारा किया था, मेरे बेटे का इंतकाल हुआ था, तो उसकी ताज़ियत चल रही थी। तो काफ़ी दिन बाद मेरे एक दोस्त हैं आतिफ और साकिब और आतिफ ना, तो ये ताज़ियत के लिए आए। तो जब जानने लगे मैंने सफ़ेद पोश का जैसा नाम कहता है, लाला हम भी खाना खिला रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं खाना नहीं, एक ओल्ड एज होम बनाते हैं, आओ। तो कहता है मेरे को प्लॉट है, तो माशाल्लाह उन्होंने प्लॉट दिया। यहाँ से कार्रवाई शुरू हुई सारी, जो 22 जून से, मतलब जून का था 2021, 22 से हम शुरू हुए। और बिलीव मी, ऐसे ऐसे लोग आए हमारे पास। और जो पहला डोनर, जो और एक गरीब औरत थी जो बाहर गुजर रही थी, उसने 100 रुपये दिए थे, वो हमने आज तक रखे हुए। तो इसमें बीच में कि अनवर मकसूद भाई ने हमारे ये जो यहाँ पे इसका शार्ट आउट बनाया, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। लोगों ने बड़ी मतलब एकदम इसके ऊपर अप्रोच किया हमारी तरफ। और इंशाल्लाह कि वो अब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें सबसे पहले आप मौजूद होंगे। तो बढ़ता गया मामला। अब इसको पहले, अच्छा पहले जितने मेरे अयाज भाई हो गए, ये जो अब पहली बार ये तो आ चुके हैं अयाज भाई, ये पहली बार आ रहे हैं, आप भी पहली बार आ रहे हो, हालांकि आपको आना हक ज़्यादा बनता था। तो बाद लोग मुझे ये कहते थे हर वो सफ़ेद पोश जो आया नहीं होता है उस वक्त तक तो कुछ पता है यार, पता नहीं क्या। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं शाह साहब की बात अब अयाज भाई ने नहीं मैंने काटी है, और सिर्फ बात काटी है। मैं और रहीम शाह साहब पाकिस्तान के बड़े मारूफ गुलकार हैं, शाह साहब के पास एक दिन बैठे थे और हम दोनों ने शाह साहब को घेरना आम ज़बान में आप समझते हैं किस तरीके से। हमने शाह साहब को कहा, शाह साहब क्या कारोबार के ऊपर बैठ के जो आता है आप उससे कहते हो सफ़ेद पोश दो, सफ़ेद पोश दो। हमारा ख्याल था रहीम शाह साहब बड़े करीब हैं शाह साहब के, तो शाह साहब रहीम भाई की बात टालते नहीं हैं। तो हमने शाह साहब को घेरा और शाह साहब, जिब्रान भाई आपने भी देखा होगा कि जब अयाज भाई की बात वो नहीं सुन रहे थे, मैंने सिर्फ शाह साहब को कहा शाह साहब आप 2 मिनट चुप कर दो। शाह साहब बिल्कुल जिस तरह से चुप होने का हक है वैसे चुप हो गए। तो शाह साहब बहुत बड़े हैं हमसे, इनकी औलाद जो है वो जो जावेद का जिसका इंतकाल हुआ वो हमारे उम्र का था, जवान आदमी था बेचारा, अल्लाह जो अल्लाह की मर्ज़ी, कोरोना के दौरान इंतकाल हुआ। तो शाह साहब जो है वो बात हमारी सुन लेते हैं, लेकिन शाह साहब ने उस दिन कहा शाह साहब जो आता है यहाँ पे, जो बड़ा आदमी आता है आप उसको ऐसे पकड़ लेते हो, ऐसा लगता है कि आप इतना बड़ा एक जो टोयोटा का शोरूम है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शोरूम है, अब उसको चलाने के बजाय जो है वो आप सफ़ेद पोश के चक्कर में लगे हुए अपने कारोबार को क्यों ख़राब कर रहे हो। एक कारोबार की सोच आती है ना। तो शाह साहब 2 मिनट खामोश रहे, कुरान शरीफ इनके हाथ में था, और शाह साहब ने 2 मिनट के बाद कहा, उन्होंने कहा यार मुझे करने दो ये काम। और जो बेचारगी और जो हमने दर्द इनकी आवाज़ में देखा ना, तो उसके बाद मैंने और रहीम भाई ने बोला कि यार मज़ीद इसके ऊपर बात नहीं करनी। और शाह साहब फिर रुके नहीं, ये नहीं था कि हमारे लेक्चर का किसी असर हो गया। शाह साहब आपको लोगों ने रोका भी होगा, हमारे जैसे और भी दीवाने आए होंगे। नहीं रोका तो नहीं, सेंस में कुछ कह रहे थे कि तुम, एक जो अभी लंदन भाई बैठे हुए कहता है कि उसकी आवाज़ से लोग डरते थे, और एक आज कोई फ़ोन आता है तो वो कहते हैं कि यार ये पैसे हमसे सफ़ेद पोश के लिए मांग रहा होगा। तो मैंने उनको एक लफ्ज़ बोला सारों को, मैंने कहा आप कस्टोडियन हो, आप दे नहीं सकते हो। और मैं बताऊँ, सदका खैरात ज़कात जो है 70 शैतानों के मुंह से निकलता है, किसी का बाप नहीं दे सकता है। ये एक ऊपर से आती है बात, तो बेहतर है कि यहाँ दे दो कि ऊपर देख रहे होंगे मेरे दोस्त मुझसे कह रहे होंगे यार शाह साहब ने तो कहा था हम दे नहीं सके आपको। तो शाह साहब किन लोगों का ताउन रहा, आप इसका पूरा मैकेनिज़्म कैसे बना, ये इतनी बड़ी 5-6 फ्लोर आपने बना लिए शाह साहब, हम तो इसमें बड़ा मुनासिब सा कंट्रीब्यूशन करते रहे। एक ग्रुप भी आपका है जो मैंने साइलेंट किया हुआ है मादरत के साथ, उसमें आप मैसेज भी डालते हैं जो डोनेशन होता है, बड़ा शफाफ किस्म का इंतज़ाम है। लेकिन कोई 2-4-5 नाम आप अगर जो है वो ले भी लें, स्क्रीन ऑन स्क्रीन ले लें। फिर दूसरी बात यह है कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है, क्योंकि आप तो देने वाला हाथ थे, आपने हमेशा दिया और फिर आपने मांगा और किसी और के लिए मांगा, तो फिर कैसा तासुर था? इसमें यह है कि पहले तो प्लॉट दिया 2 भाइयों ने, मेरे आसिफ ने और साकिब ने। तो उसके बाद मैं ये क्लियर करता जाऊँ, अगर मैं 100 रुपये जमा कर रहा हूँ तो 20% 25% मेरा अपना होता है। तो मांगते हुए शर्म इसलिए नहीं आती कि मैं खुद भी दे रहा हूँ। और फिर रहा ये NGO लोगों ने बनाई हुई है, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्सपेंस उठाते हैं, सैलरी हम कोई नहीं उठाते, उल्टा हम देने वाला हाथ है। और इसमें सबसे बड़ा ताउन तो हाउस ऑफ हबीब का जो इंडस मोटर है, और अपना हबीब मेट्रो मेरे जमाली भाई है, मोहम्मद अली जो हमारे मोहम्मद अली हबीब हैं, और जितने मेरे टोयोटा की डीलर हैं, खासतौर पर टोयोटा सेंट्रल हो गया, टोयोटा हाईवे, ये ज़रा ज़्यादा डोनर देने वाले हैं। अफरोज़ टेक्सटाइल हैं, वो मेरा दोस्त है, उसने पूरा फर्नीचर हमको किया। और ये एक इंडस टावर वाले हैं, बिल्डर वाले उस्मान भाई। सलीम गोडेल का नाम आपने ले दिया खामोशी से। सलीम बस भाई है मेरा, वो तो करता है लेकिन हर जगह साथ होता है। और इंशाल्लाह इसमें इसने क्यों ये बोला, क्योंकि जब ये बनेगा तो हमारा कम से कम 2.25 करोड़ तो मंथली इसका एक्सपेंस आएगा। तो मुझसे लोग बोलते हैं कि क्या होगा, तो मैंने कहा जैसे ये बन गया ऐसे चल भी जाएगा, फिर वहीं आएगा दोबारा कुन फयकुन।
मैं ना अयाज भाई और जिब्रान भाई की तरफ आऊँगा और ब्रेक अब लेंगे। आपने बुनियादी मकसद समझ लिया क्या है, क्योंकि ख्वाब तो बहुत सारे लोगों ने देखे, लेकिन ख्वाब को हकीकत में बदलता हुआ हमने सफ़ेद पोश घर में देखा और एक कायज़म ने भी उसको हकीकत में बदला था। कायज़म का तस्करा ज़रूर कर दें। आजकल बड़े हम लोग बड़े जज्बे के अंदर हैं, ठीक है ना। मैं एक ब्रेक, दोनों मौजूद भी हैं हमारे साथ। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद अल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा था और इकबाल शाह साहब ने सफ़ेद पोश घर के लिए ख्वाब देखा था। बस ये मैं एक अच्छी बात कर रहा था। ख्वाब जो है वो इकबाल ही देखता है हमेशा। तो जब ये आप ये बात कह रहे हैं तो ये आपकी आवाज़ के अंदर ये वो क्यों नज़र आ रही है, थोड़ी सी दर्द नहीं? मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, थोड़ा सा। इकबाल साहब कोई शेर कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि पहाड़ी पे चढ़ बैठे। और एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन आते हैं, दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। काफिला ऊपर की जानिब रवाना हुआ है, यानी कि ऊपर से मुराद अयाज भाई, जब ऊपर की बात आती है तो आप ऊपर से क्या वो लेते हैं? कहीं बुलंदी के लिए, या आपने जब भी कोई कामयाब होना होता है तो उसके लिए आपके पास ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं ना। मैं एक मिनट ना, ये 5 स्टार लिफ्ट आ चुकी है भाई। मैंने पहली दफ़ा किसी लिफ्ट के अंदर ये बैठा हुआ, ये बुजुर्गों के लिए, क्योंकि बुजुर्गों की बात हो रही थी। ये बैठे आप बुजुर्ग हैं, आप पहले बैठे। अच्छा चलें, बुजुर्गों की इस बहस के अंदर जो है वो सब बैठ चुके हैं। मैं खड़ा हुआ क्योंकि मैं जवान हूँ। अच्छा नाज़रीन, मुझे ऊपर आके अंदाज़ा हुआ है इस मकाम पे, जो 6th फ्लोर के ऊपर भी बिल्कुल टॉप पर सोलर के नीचे हम खड़े हैं और सोलर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो बात नीचे अगर स्टेट ऑफ द आर्ट थी तो अंदर से बिल्डिंग खोखली नहीं है। उसमें हमने देखा टाइलों से लेके मार्बल तक और फिर कमरों की डिज़ाइनिंग तक, वॉशरूम्स, हर चीज़ ही जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और पीछे जो है वो, मैं इसकी लोकेशन भी आपको समझा दूँ कि हम देख रहे हैं कि रेड लाइन का जो मेन डिपो है वो यहाँ पर है और इसके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो है वो डंपर भी खड़े हुए हैं कि जो वेस्ट जो है वो उठाते हैं। नॉर्थ कराची का ये इलाका है। शाह साहब, जो पूरा घर होगा, इसका खर्चे की बात आपने की कि 2-2.5 करोड़ रुपए होगा, तो कोई ऐसा इंतज़ाम आप कर रहे हैं कि ये मुस्तकिल चलता रहे, हमेशा चलता रहे? इसमें एक तो मेरा अपना ज़ाती वाला होगा, जो मेरे दोस्त हैं मुझे यकीन है कि पूरा हो जाएगा। और जैसे हाउस ऑफ अभी हमारे साथ खड़ा होगा इसमें। फिर अभी मैं जिब्रान भाई से कह रहा था कि अगर ये प्रोग्राम में सारे देख लें, 4 हमारे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं। तो आजकल जो शूट्स वाले हैं, शूटिंग जो करते हैं, तो मेरा मेन मकसद इसमें ये निकलेगा कि मैं शूट में हम इनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। कमरा दे रहे हैं, ऑफिस दे रहे हैं, ये रूफ गार्डन सारा दे रहे हैं, रेस्टोरेंट का लुक दे रहे हैं, हम हॉस्पिटल का लुक दे रहे हैं, डाइनिंग हॉल का, सब कुछ का। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिब्रान भी इसमें कुछ लोगों को बोलेगा, मेरे भी सारे हमायूं दोस्त हैं, फात मुस्तफा दोस्त है, अब्दुल्ला कादवानी। ये जगह जब देखेंगे, एक तो वो किराया भी जो दे रहे हैं वो उनका नेक मकसद में आ रहा है, जो रेस का रेंट देंगे। और इससे अच्छी चीज़, क्योंकि जो मैं खुद ड्रामे बड़े फॉलो करता हूँ, मैंने कहा कैसे देखते हो, मैंने कहा यार एक औरत छुपी है, मैं जो ड्रामे देखता हूँ मैं, और ये बेचारे 40 मिनट का ड्रामा बनाते हैं, मैं 10 मिनट में बराबर कर देता हूँ। तो मैंने देखा हर ड्रामे में एक ही घर वही की चीज़ आ रही है, क्योंकि ड्रामा जितने बन रहे हैं तो भाई ये नई चीज़ हम आपको दे रहे हैं और हर बार नया करके देंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। शाह साहब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बंदोबस्त इसका हो जाएगा जो मुस्तकिल एक आमदन का मामला हो जाए। मैं ज़रा जिब्रान साहब की तरफ आता हूँ, फिर अयाज भाई की तरफ आऊँगा। अब थोड़ा सा हम जो है वो कुछ चटपटा भी आपको दिखा दें, क्योंकि ईद के मौके पे पकवान तो बन ही रहे होंगे और आज जो है वो ज़ाहिर है कि टिक्का बोटी का भी शायद आप लोग प्लान कर रहे हो। जिब्रान भाई, अपनी वो फीलिंग बताइएगा जब आप यहाँ पहुँचे और आपने आके ये इस सारे घर को बनते हुए देखा, तो आपको क्या फीलिंग आई? जो शाहजी ने, जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा था कि जो शाहजी ने आपको बताया था, क्योंकि मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ, हालांकि मैं पार्ट ऑफ दिस NGO, लेकिन मुझे भी आकर ये एहसास हुआ कि जो शाह साहब कहते थे ना, वो हकीकत में हो रहा है। तो आपको क्या लगा? मैं तो सच्ची बात है दंग रह गया। मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस अमेजिंग। मैंने कुछ ओल्ड होम्स देखे हैं आयरलैंड में और वहाँ पे मैं दावे से कह सकता हूँ मैंने इस स्टैंडर्ड का ओल्ड होम वहाँ भी नहीं देखा। जो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं क्योंकि इसकी ओपनिंग नहीं हुई। वंस इट्स ऑल फर्निश्ड एंड ऑल द पीपल हैव कम, आई एम श्योर इसका जो माहौल होगा वो कोई नेक्स्ट लेवल ही होगा। एंड आई वुड लव टू कम अगैन विजिट इट वंस इट्स फुली फंक्शनल। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन आवर कंट्री एंड इट्स अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान के ऐसा ओल्ड होम भी यहाँ बन सकता है। वरना आमतौर पे ओल्ड होम का जो तासुर है ना नाज़रीन, ओल्ड होम का हो या हमारे यहाँ चैरिटी का जो तासुर है,
मुझे 2005 का ज़लज़ला याद है। 2005 के ज़लज़ले में हमने कुछ दोस्तों के साथ मिल के चैरिटी का एक कैंप लगाया, तो लोगों ने माशाल्लाह जो अपने घर के सारे गंदे कपड़े ला के हमारे कैंप में रख दिए। ये आम तौर पर बदकिस्मती के साथ एक तासुर होता है कि जी जो कपड़ा मैंने पहन के फेंक दिया है वो मैं किसी को दे दूँ, चैरिटी के अंदर दे दूँ या कहीं पर भी दे दूँ। जिब्रान भाई, आप मेरे इस तासुर से इत्तफाक करते हैं कि जो मेरे जहन में पैदा होता है कि चैरिटी से मुतालिक लोगों का ख्याल यही होता है कि वो चीज़ दे दो जो फालतू है, यूज़ की नहीं है। तो शाह साहब ने क्या ऐसे ही किया यहाँ पे? नहीं, देखिए, इनकी वो बड़ी एक खूबसूरत बात है जो मुझे ऐसे बिल्कुल फंस गई मेरे। इन्होंने बोला कि जहाँ मेरे माँ बाप रहेंगे ना, मैं ऐसी ही जगह पे इन सब के माँ बाप को रखूँगा। इसने सारी बात ही क्लियर कर दी कि ये अपना उतरा हुआ या कुछ सेकंड हैंड नहीं कर रहे। जो फर्स्ट हैंड चीज़ ये अपनी औलाद, अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं, वो इस फैमिली के लिए भी देख रहे हैं। सो ये क्लियरली इट क्लियर्स द होल, यू नो। अच्छा, आप ये बताएं, आप मूवीज़ भी कर चुके हैं, ड्रामे भी कर चुके हैं, कौन सा ऐसा किरदार आपको याद आता है कि जो आप समझते हैं कि मेरे पूरे करियर का सबसे अच्छा किरदार था? कुछ मुझे पसंद है, कुछ लोगों को बहुत पसंद। आपको क्या पसंद है? मुझे वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे से ज़्यादा अच्छा जो है वो इकबाल भाई बताएंगे कि मैं इकबाल भाई से मैं तीनों से ही पूछूंगा कि आप एक दूसरे के ज़्यादा डिटेल में बताएंगे मैंने किस में अच्छा काम किया, किस में बुरा काम। वैसे आपको कौन सा किरदार याद आता है? विलन का है, कोई हीरो का है, क्या है वो किरदार, क्या है? एक विलन है, वो बहुत मुझे अच्छा लगता है, मैंने किया। वो था अभी रिसेंटली मेरा ड्रामा आया था नीम, उसमें चौधरी करामत अली का कैरेक्टर था, वो विलन था। एक गुड गाय का कैरेक्टर मैंने कुछ अर्से पहले किया था, यासिर नवाज़ का सीरियल था खुदगर्ज के नाम से, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज तक लोगों को मेरा चुप रहो एक सीरियल था, उसका काम बहुत अच्छा लगता है। वो प्रॉबेबली एक लैंडमार्क सीरियल है मेरे करियर में, जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। उसमें मैं विलन ही था काइंड ऑफ, बट ये 2-3 ऐसे काम है। मैं अयाज भाई की तरफ ना बिल्कुल आखिर में आऊँगा। शाह साहब, नहीं, आप इधर ही रहें, आप इधर ही रहें। ये बताइएगा, जिब्रान की एक मूवी भी दिखाने मुझे आप ले गए थे, उधर गए थे हम DHA फेज़ 8 में जो सेंड में। हाँ, शाह साहब, कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया? कौन से किरदार की वजह से आपको जिब्रान पे बड़ा प्यार आया? और कौन सा किरदार ऐसा था जिसमें आपने कहा सही जो है वो हक अदा किया है विलन होने का? जिब्रान के किरदार में जो प्यारा है वो भाई वाला किरदार, जो मेरा छोटा भाई है, ये सबसे प्यारा किरदार तो इसका ये है। और जैसे अभी ड्रामे की बात हो रही है आज साहब, वो हकीकी दुनिया है। आ रहा हूँ ना, ड्रामे पे आ रहा हूँ, ड्रामा ही तो जिंदगी है। तो आपके साथ जो है वो असल है। जिब्रान ने जैसे अभी गाना, जिस दिन जिब्रान आपने एक प्ले चला था, मैंने कहा खतरनाक रोल है तुम्हारा, चौधरी अशफाक रहमत वाला। मतलब आउट क्लास ही किया था ये, क्योंकि इसने अपना इमेज एकदम चेंज किया। देखें, एक्टर क्या होता है कि आप एक लगा हुआ है कि आप यही कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, चेंज करो। तो जिब्रान में ये नहीं कि मेरा भाई है, मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जिसमें होता है नहीं लग रहा था कि वो है आदमी, कोई और चेंज आया। एक मैं जिन बना था। जिन कैसे बना था भाई? जिन बना था एक ड्रामे में, ये वो भी मैंने इसको बताया। जिन कैसे बना था, मतलब क्या किया था उसने? अचानक आया था, क्या था? थोड़ा किसी बड़ा मॉडर्न जिन था ये, मॉडर्न जिन बना होता रहा। अभी मैं समझ गया मॉडर्न जिन कैसा होगा। बहुत अच्छा नहीं, ड्रामा जियो पे चला था और बहुत एक खतरनाक कॉन्सेप्ट था, जो फिर इन्होंने शायद एडिट किया, नहीं चला पाया ज़्यादा। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ऑफ द स्क्रीन जो होगा। अच्छा, मैं नाज़रीन एक ब्रेक ले लेता हूँ, इसी मकाम पे मौजूद होंगे और अयाज भाई मेरे साथ होंगे। अयाज भाई देखो, ये मैंने पकड़ लिया, ये भाग ना जाए, ये भाग ना जाए। एक ऐलान हुआ था, जिनका बच्चा आके ले जाएं। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं। अयाज भाई का हाथ मेरे साथ है, भागने नहीं दूंगा, ब्रेक के बाद पकड़ेंगे इन्हें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अयाज खान साहब को मैंने पकड़ा हुआ था, भागने नहीं दिया। देखें भाई, मेरे को बकरा थोड़ी हो कुर्बानी का, आप मुझे बार बार पकड़े, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर मेरा काम होगा। अयाज भाई एक मिनट। अयाज भाई ये बताओ कि आपने जब कॉमेडी शुरू की थी, मेरा ख्याल है कोई 20-25 साल ज़रूर, 30 साल ज़रूर हो गए होंगे। नहीं, आप पैदा हो गए थे। अगर आप 40 के हैं तो पैदा हो गए थे, और अगर नहीं हैं तो फिर आगे पीछे होंगे। अच्छा, मैं सवाल पहले पूरा कर लूँ? हाँ, वो कर लें। अच्छा, इजाज़त है? ये 2 गवाह हैं आपके, इनसे मैं बात कर लूँ, आपकी तरफ से इजाज़त है? गवाही आप देंगे? मैं गवाही दूंगा, लेकिन ये ख्याल करना है बोलने नहीं देते किसी को। ये बोलने दे तो मैं घर पे भी मुझे कोई बोलने नहीं देता। मैं सवाल नाज़रीन, सवाल मैं आपसे, आप इतने अरसे में अयाज भाई देखें, 2 गवाह भी मौजूद हैं। अब नहीं ना, सवाल पूरा सुनना। अच्छा, अब ये है कि इतने अरसे में कॉमेडी को कैसे तब्दील होते हुए आपने देखा है? क्योंकि हमने ड्रामों को तब्दील होते हुए देखा, उनके मौज़ूआत को तब्दील होते देखा, सोसाइटी को तब्दील होते देखा। आप एक
काम तसलसल के साथ कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनमें से एक कॉमेडी भी है। मुईन अख्तर मरहूम के साथ आपने काम किया, बड़ा एक आपका नाम एक वक्त में रहा है स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर और बाकी तमाम चीज़ों के अंदर। अब थोड़ा सा तब्दील होते जा रहा है, तो क्या तब्दील हुआ है? मज़ाह का जो ज़ाविया था वो तब्दील हो गया है, लोगों की जो मज़ाह की एक हिस्स थी वो तब्दील हो गई है, क्या तब्दील हुआ है? देखिए, हिस्स तो कोई तब्दील नहीं होती, वो बेहिसी होती है। समटाइम जो लोग किसी के मजाक को नहीं समझ पाते, जैसे अनवर भाई का मजाक होता था, या बहुत से जुमले होते थे ऐसे जो पढ़े लिखे लोगों को समझ में आते थे। लेकिन हमने देखा कि आम फहम आपको जब से सोशल मीडिया और ये सब आया, तो स्मार्टफोन वगैरह ये जब से आए, कॉमेडी का थोड़ा सा वो गिर गया ग्राफ। उसमें कुछ ज़ुबानी जुमले जो हैं, उस टाइप की कॉमेडी तो आज तक हज़म ही हमें नहीं होती है। एक लम्हे को अगर हमारे सामने ऐसी कॉमेडी आती भी है, हम एक लम्हे को देख तो लेते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि यार हमारे अगर बच्चे देखेंगे या हमारे कोई और बुज़ुर्ग देखेंगे, तो ये जो एक आया, एक ये जो ट्रेंड चला है, ये ट्रेंड जो है वो मैं समझता हूँ मैं तो कभी कर ही नहीं सकता। तो मैंने जो भी जितने साल जितने अरसे काम किया, दुनिया में किया, बाहर शोज़ किए, जहाँ भी किया, जिस ड्रामे में भी किया, उसमें मैंने कोशिश यही की कि मैं अपने उस बाउंड्री से ना हटूँ। खा मैं वन मैन शो करूँ, खा मैं करूँ। अच्छा, बुलबुले का ये ज़रूर है कि मेरी लाइफ में 2-4 ड्रामे ऐसे पीटीवी के भी आए थे जिनके मेरे जुमले मशहूर हुए थे, लेकिन मुझे बुलबुले में जिसमें इकबाल भाई से मैंने ही लिया है कि माशाल्लाह से अनार खान थे आप उसमें, मैं उसमें शेर खान था। और चूंकि हर आदमी 3 शादियाँ नहीं कर सकता, ये भी बड़ा तप्पड़ की बात है। उसमें मेरी 3 बीवियाँ दिखाई, और वो ऐसी बीवियाँ दिखाई कि यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं वो झूठ था किरदार? वो बिल्कुल सच था। तीनों बीवियाँ ही थी, बुरके में थी। नहीं तो अभी है, जब ड्रामा ख़त्म हुआ उसमें से 2 मर्द निकले और उसमें से एक जो थी वो खातून थी। तो वो जो लॉटरी एक खुली थी मेरी, मैं उसकी वो इतना पॉपुलर हो गया शेर खान कि उसके बाद मेरी पता नहीं 17 शादियाँ दिखाई हैं। 17 सिर्फ दिन की जंग हुई थी ना हमारे यहाँ, इंडिया पाकिस्तान, तो 17 बीवियाँ दिखाई हैं। और वो जब घुमा फिरा के लाते हैं मेरी शादी, मैं इसी में खुश हूँ। नहीं, आप सिर्फ शादियों पे खुश हैं? मैं शादियों में खुश हूँ, लेकिन असली में भी आप शादियों में खुश होते हैं? शादी कर चुके हैं? शादियाँ जाना अच्छा लगता है, शादियों में खुश नहीं होता आदमी इतना। अच्छा। क्योंकि वो एक ही भारी होती है। अच्छा, अब राफेल इंडिया के गिर गए और ख़ुद उसको समझ में नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या है। जी जी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इंडिया के साथ क्या हुआ है? देखिए, इंडिया के साथ जो हुआ है वो उनकी फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं, जो हम नहीं देखते कि उनके साथ ये हो गया। वो लफ्ज़ मैं कहना नहीं चाह रहा, अलिफ के बाद आता है, वो उनके साथ हुआ है। वो एक ही लफ्ज़ है, हैंड हो गया है। अच्छा जिब्रान भाई वो जब हैंड हुआ तो देखें, हर बंदे की अपनी फीलिंग होती है ना। जब वो हैंड हो गया, 6-0 हो गया मुकाबला, उसके बाद बम शम भी चल गए। पहले वो एक वहाँ पे साहब थे, वो कहते हमला करो, हमला हो गया, तो उसके बाद वो परेशान हो गए। इस सारे सिनेरियो में फनकार बरादरी क्या सोच रही थी? या मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक बात है जो शायद आप एग्री भी करेंगे, समहाउ सरप्राइजिंगली ये जब जंग का समा था तो हमारी कौम सीरियस नहीं थी। मीम्स बन रहे थे, वो मजाक कर रहे थे, वो इस जंग को सीरियस नहीं ले रहे थे। तो मैं जहाँ जा रहा था, जो लोगों को देख रहा था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि पैनिक है और ये है वो है। हाँ, जिस रात को कुछ मिसाइल्स आए थे, थोड़ा सा ऐसे एक बात आई थी, लेकिन साथ ही जवाबी कार्रवाई हो गई बैक टू बैक, और लोग वापस जो है वो बाहर निकल आए और वो सेलिब्रेशन शुरू हो गया। तो ऐसे मुझे फील नहीं हुआ कि जंग हो रहा था। हमारे लोगों ने काफ़ी जो है आड़े हाथों लिए हैं इंडिया को। आड़े हाथ। शाह साहब आप इधर आए ना, इधर आए। शाह साहब, मैंने आपको हमेशा पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हुए हमेशा देखा है। और जब आप किसी मुल्क से बाहर भी जाते हैं तो आप जो स्टेटस अपना डालते हैं वापस आने का, या जो फेसबुक के ऊपर अपडेट होता है, उसमें आप ऐसे लिखते हैं कि लवली पाकिस्तान। ऐसे लगता है कि बंदा बहुत तड़प रहा था घर से बाहर। तो मैंने देखा है, बड़ा प्यार करते हैं आप पाकिस्तान से। आपको कैसी फीलिंग थी? आप तो बड़ा अरसा गुजार चुके हैं इसी पाकिस्तान की मट्टी को देखते देखते। ये फीलिंग आई है कि बजा दिया, मतलब वो वाला बजा। वो बम जब जाके लोहे पे गिरा तो बजा। लेकिन मसला क्या है पता है? कुछ दिनों बाद इनकी एक फिल्म आएगी, उसमें वो हमें बजाते हुए दिखाएंगे। एक नहीं, उन्होंने 31 टाइटल्स रजिस्टर हुए उस रात को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। अच्छा, मजे की बात है कि ये मोदी बेवकूफ का ये इसको ये पता नहीं था कि सिंदूर तो लगवा रहा है, कुछ और नाम रखता। सिंदूर तो जो रखेगा मर्द ही लगाएगा यार। तो तुम तो हमारी तरफ मतलब एक सब समझ गए। हमारा अनऑफिशियल ऑपरेशन नेम राती तो था। सब समझ गए नाज़रीन, सब समझ गए। मैं अयाज भाई, आप जो है मुझे सिर्फ ये बता दें के बाद अब मुझ पर क्यों आ गए?
शाह साहब नहीं, अब हम प्रोग्राम ख़त्म करने लगे। ये बताएं आप, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, राफेल गिर गए, 1965 की जंग के कुछ या 71 की जंग की कोई याद है आपके पास? 71 की मुझे याद है कि 71 की जंग में कुछ सांगड़ में मैं था, तो कोई हमसे कुछ 17 मील पे जाके कोई बम गिरा था, तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि हम देखने गए वहाँ, और जब वो बम देखकर टुकड़ा हमें मिला वहाँ पे, क्योंकि वो गूंगा था, उसको बहरा भी था, गूंगा भी था, तो जो गिरा तो वो हम टुकड़ा लाए थे, वो मुझे याद है अच्छी तरह। और अब इस जंग की क्या याद है? मीम्स की बात की तो हम तो बात कर रहे थे ना कि लोग मज़ाक का बहुत ही चेंज हो गया, तो लोग मीम्स बनाते हैं, तो कोई मीम आपको याद आती हो? नहीं यार, मीम नून काफ को छोड़ें, अभी हम एंड तो करते हैं, तो बात हम इसी सफ़ेद पोश पे करते हैं, क्योंकि आपने सारी बातें मजाक की मुझसे की हैं, सफ़ेद पोश की इतनी संजीदा बात नहीं की कि हम शुरू से जो हम लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, हम जिस साथ साथ ही जुड़े हुए हैं, और अल्लाह पाक इसको सलामत। शाह साहब से कितना पुराना ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़, जायज़ ताल्लुक़ जो है उसको तकरीबन मेरा ख्याल तो 30 साल से भी ज़्यादा माशाल्लाह हो गए, और अल्लाह का शुक्रिया है, इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि इनके बहुत से तजर्बे हैं, कुछ मैं भी ज़ीरो से शुरू हुआ था, कुछ इन्होंने अपनी जो चीज़ें पता चली, तो एक कामयाब आदमी के पीछे जो चीज़ें हैं वो, अगर हम भी दूसरे लोग जो लोग हमें देख रहे हैं कि किसी कामयाबी के पीछे ये ना समझे करें इनको आँख बंद हुई खोली तो सब कुछ मिल गया। तो मैं बस यही कहूँगा, मेरे ये दुआ है, और हम सब जो लोग हैं, जबरान हैं, हम हैं, आप हैं, और बल्कि आप फवाद साहब आप भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े हुए हैं कि सफ़ेद पोश के लिए इसकी सिनेरियो जो शुरू किया जिस तरह, इसको आप लोग ना ज़रा समझें, देखें, और उसके बाद ऑब्ज़र्व करें, और उसके बाद वो जो कॉइन वाली बात उन्होंने की थी ना कि एक कौन से 100 रुपये रखे हुए संभाल के, तो इस चक्कर में ना जाए कि ये इतनी बड़ी इमारत है तो इसके लिए इतने पैसे चाहिए होंगे। नहीं, आप इसमें शामिल हो जाएँ, इसका हिस्सा बन जाएँ, तो आपको अल्लाह के यहाँ इसका जो अजर मिलेगा। साहब बाकी हम अयाज भी हम समझ जाएंगे। अच्छा, इसमें अच्छा एक मौका मिला है मेरे को बात करने का। अख्ताम है इसमें। एक तो हमारा जो डोनेशन के लिए हबीब मेट्रो है, हबीब मेट्रो की सारी ब्रांचें पाकिस्तान में, और अब इंशाल्लाह इसी हफ्ते अगले ईद के फ़ौरन बाद हम ईजी पैसा में पोर्टल पे आ जाएंगे। तो ईजी पैसा पे चाहे आप 1 रुपये दें, 10 रुपये दें, कभी बैठे हो फारिग, एक सफ़ेद पोश आपको नाम आएगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आपका एक अच्छा डोनेशन होगा। और मैं आपको बताऊँ, एक रुपया जो है ना हमारे लिए कीमती है, क्योंकि इसमें ये इंशाल्लाह काम आगे बढ़ेगा। मेरे पीछे प्लॉट आपको नज़र है जो मेरे दोस्त का है, जिस पर हम खड़े हैं, तो अगर उसके दिल में आया और पैसे हमारे पास आ गए तो इसमें खरीद के सब साहब अपीलें ना करें, ये बात ठीक नहीं है। उसने आपको एक प्लॉट दिया है बड़ा सा, एक यतीम खाना खोलना है बच्चों का, जिसमें इसी तरह 200-250 बच्चे होंगे, यतीम खाना रहेंगे भी, और उसके साथ उनका स्कूल भी होगा। तो एक नया काउंसिल के बुजुर्ग और बच्चे साथ होंगे, और बीच में प्ले लैंड होगा। तो अल्लाह की मदद है तो ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि वही बात मैं बता रहा हूँ, कुन फयकून होगा इंशाल्लाह जी, ज़रूर होगा। मैं इख्तिताम सिर्फ इस बात से करूँगा, अयाज खान साहब आपका शुक्रिया, इकबाल शाह साहब सर आपका शुक्रिया, आप खूबसूरत बिल्डिंग में लाए, जिब्रान भाई आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए, और सारे रास्ते जो है वो अयाज भाई और इकबाल शाह साहब की नोक झोंक से महसूस भी होते रहे। इख्तिताम नाज़रीन इसी बात पर करूँगा कि अच्छे पकवान खाएँ, लेकिन ये जहन में रखें कि बकरा कुर्बानी का था, अपनी सेहत की कुर्बानी ना दीजिएगा, एहतियात कीजिएगा, एहतियात का दामन ना छोड़िएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, शाह साहब की तरफ से भी जिंदाबाद, हम सब की तरफ से जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।